अरे जुगाड़ करने कैसी की बात कर कोशिश। रहे हैं आप, कैसी हाँ। बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और बिल्कुल। हम ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे। हम ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे। हाँ, ये सब ये जुगाड़ आत्म करके। ये आत्मनिर्भर भारत बनेगा जो हर चीज सब स्टैंडर्ड बनाएगा। हाँ। और आपने हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन और शेयर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। द एक्सप्लेनर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान संदीप खन्ना। अब इनके बारे में तो मैं हर बार नहीं बताऊंगा, इनकी डिफेंस में काफी अभिरुचि है और डिफेंस जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में। संदीप जी, अभी आपने ये खबर पढ़ी होगी कि पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का एक जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर हो गया है। उसके बाद हाल ने जितने भी ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया है। तो ये पूरा मामला है क्या, और ये खबर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा था जिसके अंदर की 3 क्रू मेंबर थे कोस्ट गार्ड के। और वो लोग अपना एक ट्रेनिंग मिशन पे जा रहे थे। और जैसे ही हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया, उसके कुछ ही 2 या 3 मिनट के बाद ही वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और जो उसकी वीडियो सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि हेलीकॉप्टर का जो नोज था, यानी कि जो सामने वाला हिस्सा था, वो एकदम नीचे जमीन की तरफ ही मुड़ा हुआ था। और वो ऊपर की तरफ उठ नहीं पा रहा था, और इसकी वजह से अगले 2-3 मिनट में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो इसमें तीनों जो क्रू मेंबर्स थी उनकी जान चली गई। और देश का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है इसमें। तो ये जो ध्रुव की प्रॉब्लम है, ये शायद इसका 16वां या 17वां क्रैश ऐसा है। टोटल तो इसके 20 से ऊपर क्रैश हो चुके हैं। 16 या 17 क्रैश इसके सिर्फ कंट्रोल की वजह से हुए हैं, कि जिसमें जो पायलट है वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। या तो वो ऑल्टीट्यूड नहीं ऊपर उठा पा रहा, या ऑल्टीट्यूड नीचे नहीं कर पा रहा। और इस वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। ये 17वां या 18वां इंसिडेंट है। और इसकी वजह से पूरे डिफेंस फोर्सेस में जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है ध्रुव का, 330-40 हेलीकॉप्टर है, उन सभी को ग्राउंड कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि ये जो हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड के पास था, ये बिल्कुल नया था। मार्क 3 वेरिएंट था जो कि क्रैश हुआ। अच्छा, ये ये टोटल जो है, जैसा आपने बताया, ये 20वां क्रैश है। तो अमूमन जो इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं या फिर फाइटर जेट्स जो भी होते हैं, तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे आर्म फोर्सेज में। तो इसका इससे क्या इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, और ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, इंडियन आर्मी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है, ये आपके हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में राशन पहुंचाने का काम, फ्यूल पहुंचाने का काम वो करता है। और दूर दराज के जितने भी इलाके हैं वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करता है। और इसके अलावा हमारे जैसे फोर्सेस एक चीज यूज करते हैं जिसे ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहते हैं। ऑब्जर्वेशन पोस्ट पहाड़ की चोटी पे बना हुआ एक छोटा सा पोस्ट होता है जहां पर 3 या 4 आदमी होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट से दुश्मन की मूवमेंट पे निगाह रखी जाती है, खासकर उनकी आर्टिलरी और उनके सड़क के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है। तो इससे हम्म। हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। फ्यूल और राशन तो चलो एक चीज है, वो फौज किसी तरह से मैनेज कर भी लेती है, लेकिन जो हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेशनल पोस्ट है, जिसे ओपी कहते हैं, हम्म। तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो दुश्मन पे जो नजर रखने का काम है, वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है इससे। साथ ही साथ अगर भगवान ना करे किसी भी तरह की इमरजेंसी देश में होती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई जैसे कैलिफोर्निया का वाइल्ड फायर हुआ, इस तरह के कोई भी इंसिडेंट, अर्थक्वेक वगैरह कुछ होता है, तो हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर है ही नहीं जिससे कि हम लोगों का बचाव कर सके। और अभी जैसे सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में एवलांच होते हैं पहाड़ों में। तो ऐसे में कोई हेलीकॉप्टर है नहीं हमारे पास जिससे कि हम, जो अगर कोई सिपाही फंस गए एवलांच में या कोई टूरिस्ट फंस गए, तो उनको हम कैसे बचाएंगे, उसका हमारे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत मेजर है इस पूरे एक्सीडेंट का। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इसके बारे में क्या रवैया है भाई? क्योंकि अगर बार बार ऐसे क्रैश हो रहे हैं और सारे के सारे क्रैशेज में वो कंट्रोल जो करने की जो एबिलिटी है पायलट की वो समाप्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है। तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो देखिए, तो एचएएल ये ने जो पहले तो,
हाँ, एचएएल ने पहले तो एक रवैया अपनाया कि भाई हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग है, ह्यूमन एरर है। मजे की बात यह है कि 17-18 क्रैशेस में से 13 क्रैशेस को उन्होंने ह्यूमन एरर बता दिया। अब इस बात पे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि भाई इतने क्रैश ह्यूमन एरर से कैसे हो जाएंगे। और एक विंग कमांडर है जिन्होंने कि बोला भी था, कहते हैं कि जो ट्रेनिंग मैनुअल है वो भी एचएएल डिजाइन करता है। तो जब एचएएल ट्रेनिंग मैनुअल भी डिजाइन कर रहा है और उसके हिसाब से ही हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पायलट में क्या कमी है वो आप बताओ। हमारी ट्रेनिंग वैसे ही हो रही है जैसे एचएएल चाहता है। तो एक तरह से एचएएल जो है ना, इट इज ट्राइंग टू ब्रश दी प्रॉब्लम्स अंडर द कारपेट। वो कह रहे हैं कि नहीं, ट्रेनिंग मेंटेनेंस इन सब चीजों की प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है इत्यादि। और बाकी जो ये कंट्रोल रॉड की प्रॉब्लम है, ये अब उन्होंने बोला है कि हम एल्यूमिनियम को हटा के स्टील की कंट्रोल रॉड लगा देंगे। तो इसका मतलब कि पहले भी कोई टेस्ट नहीं किया गया। अगर वो सडनली एक कंपोनेंट को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद पहले उस लेवल का स्ट्रेस हैंडल करने के लिए उसको नहीं बनाया गया। और अब जाके वो अपनी एक गलती माने हैं, वैसे बाकी चीजों में वो अपनी गलती मान नहीं रहे। हम्म। तो अब जो ये कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम की जगह पर हम हटा करके स्टील रॉड कर देंगे, तो उनको ये समझना चाहिए, और ये बड़ी वास्तव में एक फनी बात है कि आप जो है इतने सेंसिटिव ऑपरेशंस में इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जाता है, और आपने ये टेस्ट ही नहीं किया कि अगर हम एल्यूमिनियम का रॉड अगर लगाते, उसके जगह पर स्टील का रॉड अगर लगाते, तो रिजल्ट्स बेटर होते। और अभी भी इस बात की क्या गारंटी है कि वो कह रहे हैं कि हम स्टील रॉड लगा देंगे, लेकिन अगर मान लो वो भी काम नहीं किया, क्योंकि दिस इज नॉट थॉरोली टेस्टेड। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? ये तो एडहॉकिज्म है मेरे ख्याल से, और इतने बड़े और सेंसिटिव ऑपरेशंस में, जहां मतलब हेलीकॉप्टर तो अपनी जगह पर है, एक जो पायलट का जो तैयारी होती है, एक पायलट बनाने का जो पूरा कॉस्ट होता है, और एक जो वो चीज होती है, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव होती है, और उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपने एक पायलट खो दिया, तो फिर से उस लेवल को रिक्रूटमेंट करना और वो प्रोफिशिएंसी लेवल ले आना, ये लगभग लगभग नामुमकिन होता है किसी भी एयरफोर्स के लिए। बिल्कुल। एक तो ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं। लाखों कैंडिडेट में से 500 1000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। उन 500 1000 में से भी मुश्किल से 5 या 10 ऐसे लोग होते हैं जो कि आगे चल के पायलट बनते हैं। तो एक तरह से 1 लाख आदमी में से आप अगर छानोगे तो आपको 10 पायलट मिलेंगे। तो इतना बड़ा एक पूरा एफर्ट देश करता है एक पायलट को ट्रेन करने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा है मोराल। जब आपको पता हो कि आप जिस मशीन को चला रहे हो उसकी रिलायबिलिटी खराब है और उसके अंदर कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं कि जो वो कभी भी क्रैश हो सकता है, तो आप ये सोचिए कि जो उनके परिवार वाले हैं, जो वो खुद हैं, जो उनके जवान हैं, उनमें क्या मोटिवेशन लेवल होगा। अब एक ध्रुव का क्रैश हुआ था जबकि वो मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन पे था। तो वो किसी फंसे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए जा रहा था, और बचाने के लिए जैसे ही उसने उस फंसे हुए व्यक्ति को बचाया, इतने में वो हेलीकॉप्टर खुद ही क्रैश हो गया। तो ये भी एक मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जो हेलीकॉप्टर किसी को रेस्क्यू करने जा रहा है, उसमें ही ऐसी तकनीकी खराबी आ गई। तो क्रू की मेंटेनेंस, क्रू की मोराल के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, देश की प्रिपेयर्डनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इसके साथ साथ ध्रुव का एक वेपनाइज्ड वर्जन है, एएलएच ध्रुव रुद्र, जो कि अटैक वर्जन है। तो रुद्र अभी तो मुश्किल से 12 या 15 ही फौज में आए हैं, उनमें से भी एक रुद्र क्रैश हो गया। तो न सिर्फ लॉजिस्टिकली ये इम्पैक्ट पड़ा है, बल्कि जो हमारी अटैक कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। और बल्कि कोस्ट गार्ड तो 15 और हेलीकॉप्टर लेने की तैयारी में था। अब उन्होंने अपना ये प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया। वो कह रहे हैं हम अच्छी तरह से सोचेंगे दोबारा से कि हमें एचएएल से कुछ लेना भी है या नहीं। हाँ, इसके आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके कई तरह के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग एंड रेडीनेस है, उस पर भी बहुत खराब इम्पैक्ट होता है। चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, हेलीकॉप्टर्स उनके ट्रेनिंग और पायलट की ट्रेनिंग और क्रू मेंबर्स, इन 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 सब की ट्रेनिंग का एक बड़ा इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। तो इससे तो ट्रेनिंग एंड रेडीनेस पे फर्क पड़ेगा। दूसरा, जो मिशन कैपेबिलिटी है, उस पर भी बड़ा खराब इम्पैक्ट होगा। और
तीसरा, इसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस भी बड़े सीवियर हैं, क्योंकि जो आपका दुश्मन देश होता है, जो पाकिस्तान है, चीन है, वो जाहिर तौर पे इस तरह की खबरों पर पूरा ट्रैक रखते हैं, और इनको पता है कि अगर अगर आज के तारीख में अगर हम इन पर अटैक कर देते हैं या हम कोई भी इस तरह की चीज करते हैं, तो सारे के सारे इनके जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं, जो इनका मेन स्टे है टोटल, वो ग्राउंडेड है। तो ऐसे में उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अब मुझे लगता है कि ग्रजिंगली ही सही, एचएएल ने अब इस पोजीशन में नहीं है कि अब इसको ह्यूमन एरर बता करके जो है इसको डाइवर्ट कर सके, तो ग्रजिंगली उसने एक्सेप्ट किया है, अब ये हो रहा है। तो क्या क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, इसका आउटकम क्या कुछ निकलेगा एचएएल के रिकॉर्ड को देखते हुए, या जो हमारे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनका रवैया रहा है उसको देखते हुए? देखिए, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि इंडिया और रशिया एक हेलीकॉप्टर डील करने वाले थे, जिसमें कि 200 से ऊपर यानी कि तकरीबन 400 हेलीकॉप्टर्स की डील होने वाली थी। इनिशियल डील 60 हेलीकॉप्टर की थी। उसका नाम है कैमोव 226। तो कैमोव 226 एक बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है रशिया का, जो इसी तरह के लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए कामयाब है। और उसकी डील होने वाली थी, और जॉइंट प्रोडक्शन के लिए रशिया ने आपको टेक्नोलॉजी देने का भी वादा कर दिया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग देंगे, सहयोग देंगे। और एचएएल को नोडल एजेंसी बताया गया इसको बनाने के लिए। अब एचएएल का रवैया देखिए कि उन्होंने बोला कि नहीं जी, हम तो कैमोव की बजाय ध्रुव बनाएंगे। कैमोव से बेटर हम हेलीकॉप्टर आपको बना के देंगे, ध्रुव मार्क 3 बनाएंगे। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें और मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिए इन्होंने। और कैमोव हेलीकॉप्टर की डील को इंडिया ने बैक बर्नर पे डाल दिया। आज की डेट में स्थिति यह है कि कैमोव हेलीकॉप्टर तो आ नहीं रहा, और जो ध्रुव के बड़े बड़े सपने दिखाए थे वो थोड़े चकनाचूर से होते नजर आ रहे हैं। ये तो हमारे एचएएल की खासियत है। उन्होंने एलसीए तेजस के टाइम पे भी बड़े बड़े सपने दिखाए। इंडिया ने पहले मिराज नहीं लिया, उसके बाद राफेल जेट नहीं लिया, और आज की डेट में ना तेजस है हमारे पास, ना राफेल है। इसी तरह हेलीकॉप्टर में ना कैमोव हेलीकॉप्टर है और ना ही ध्रुव है। तो ये आपको बीच मझधार में छोड़ने वाली एजेंसी है। और रही बात चाइना की, तो चाइना ने तो अपने कई तरह के हेलीकॉप्टर बना लिए हैं। उनका एक WZ करके इंजन है हेलीकॉप्टर का, पूरे हेलीकॉप्टर सीरीज है। वो तो यूरोपियन हेलीकॉप्टर्स को टक्कर दे रहे हैं। यूरोकॉप्टर के हेलीकॉप्टर्स की उन्होंने पूरी की पूरी बेशर्मी से कॉपी कर लिया है यूरोकॉप्टर को। नहीं, और कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो खुद इस का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि अगर आप किसी से बेटर नहीं बना सकते तो कॉपी तो कर ही सकते हो। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमें दुश्मन के बराबर की, इसमें क्या सिफत है कि जी हम इसको खुद R&D और इनोवेशन करके ही करेंगे। अगर उसमें मान लो इनोवेशन करने में और इन सब में अगर 20 साल का समय लग रहा है, और कॉपी करने में अगर 2-3 साल में ही अगर हम वो परफेक्शन हासिल कर लेते हैं, तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो ये जो बेशर्मी से कॉपी करने वाला जो काम है हमारी, वैसे तो हम इंडियंस बहुत बेशर्मी से सारी चीजें कॉपी करते हैं और कॉपी पेस्ट में और इन सब चीज में बड़े माहिर हैं। लेकिन जब वो एचएएल, डीआरडीओ जैसे इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं, जो उनके एमडी हैं और जो बाकी चीज है, तो उनको क्यों ये नहीं बात समझ में आती कि अगर चाइना कॉपी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कॉपी कर सकते? देखो, एक अंग्रेजी में कहावत है, कोजिंग अप टू द वेस्ट, कि जो पाश्चात्य देश हैं उनके आप लल्लो चप्पो करते रहो, उनके पैरों में लेटे रहो, गिरे रहो, और जैसे ही वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसा ही आप करो। तो जो ये हमारे डिफेंस PSU के चीफ हैं, इन्हें लगता है कि वेस्ट में सेटल होने का और इनके अपने बच्चों को बाहर सेटल करने का काफी बड़ा प्लान है। तो इसलिए ये जो वेस्ट कहता है वो ही करते हैं। अगर वेस्ट कहता है नहीं जी आप हमारी टेक्नोलॉजी कॉपी मत करो, तो कहते हैं ठीक है हुजूर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करप्शन और अपने पर्सनल एम्बिशन, पर्सनल ग्रीड जो है, वो बीच में आ जाता है। और राष्ट्रवाद सिर्फ कहने को है। राष्ट्रवाद तो, नेशनलिज्म का मतलब हिंदुस्तान में इतना सैलो है कि अगर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हो रहा हो तो भारत जिंदाबाद, और लगता है कि हमने बस स्टेडियम में झंडे लहरा दिए, पाकिस्तान को दो चार माँ बहन की गालियां दे दी, बस जी हम हो गए देशभक्त। बाकी
किसी भी चीज में वो देशभक्ति दिखती नहीं है, जबकि कायदे से जो देशभक्ति है वो आपके जीवन का एक पार्ट होता है। अगर आप वो ऑफिस में काम करते हैं और आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो बाजार में, विश्व बाजार में भारत की साख को बढ़ाएगा। तो वहां पर आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसा काम करें। कोरियंस ऐसा ही करते हैं, जर्मन्स ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो जर्मन टेक्नोलॉजी होती है, वो रशियन टेक्नोलॉजी होती है, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती है। एंड अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, दे टेक प्राउड इन व्हाट दे मेक। बट क्या आप हम ये चीज कह सकते हैं कि दिस इज मेड इन इंडिया? बिल्कुल। अब जैसे हमारे जो एयर चीफ है, मार्शल है, उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया कि मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के चलते हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बुरा असर हो रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनकी हमारे को जरूरत है। अब जैसे ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर भी आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 40% जो कंपोनेंट है वो इम्पोर्टेड है। और उसके अंदर बहुत सारी क्रिटिकल चीजें हैं, जैसे मिशन क्रिटिकल कंप्यूटर हो गए, इंजन हो गए, इंजन के पार्ट्स हो गए, ये सब आपके बाहर से आते हैं। और एक मीम बना हुआ था कि एएलएच हेलीकॉप्टर कितना इंडियन है। उसमें स्पेन के भी पार्ट हैं, इसराइल के भी पार्ट हैं, इटली के हैं, फ्रांस के हैं, सब तरह के पार्ट्स इकट्ठे कुट्ठे करके, जैसे नेहरू प्लेस में एक टाइम पे कंप्यूटर बनाया करते थे ये लोग, कीबोर्ड किसी का, मॉनिटर एलजी का, सीपीयू किसी का, माउस किसी का। तो इसी तरह से इन्होंने ये ध्रुव हेलीकॉप्टर बना रखा है। 6-7 देशों से माल इकट्ठा करके उसको असेंबल कर दिया। अब इन्हें खुद समझ में नहीं आता ये खराब क्यों हो गया है। उसको तो वही है कहानी फिर, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हाँ तो बिल्कुल। ये वही हालात हैं इनके। तो हाँ। मतलब क्या कहा जाए। और मतलब एक तो बड़ी विचित्र बात है, मेरे एक टीचर थे, वो राहुल पंडिता, आपने नाम हम्म। सुना होगा। तो बता रहे थे कि मिग 21 के भी जो क्रैशेज हो रहे थे, तो उसमें भी ये जो इतने छोटे-छोटे वजह थे वहाँ पर कि जो स्क्रू होता था, वो स्क्रू भी नहीं होता था। और वो दिल्ली के बाज़ारों की होलसेल मंडियों में जाकर के ये स्क्रू उस लेवल का खोजते थे, मैच करने के लिए। मतलब इस लेवल की कहानियाँ हैं, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, वो सब स्टैंडर्ड हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे फादर जो है आर्मर्ड कोर जो इंडिया का टैंक रेजिमेंट है उसके साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहे हैं। तो वो बताते हैं कि इवन T-72 टैंक्स के जो स्पेयर पार्ट हैं वो यहीं पर दिल्ली में जो नरेला और इस जनकपुरी साइड पे जो ऑटो पार्ट्स की मार्केट है, कश्मीरी गेट, वहां से ढूंढते थे जवान जाके। वो पार्ट ले लेकर हर दुकान में घूमेंगे कि इस पार्ट का कोई कॉपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस तरह से तो हमारे टैंक भी इसी तरह से चल रहे हैं। आह, क्या कहूँ मैं। ये जुगाड़बाजी का हम देश है, यहाँ पर ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है। अरे जुगाड़ करने कैसी की बात कर कोशिश। रहे हैं आप? कैसी हाँ। बात कर रहे हैं? हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और बिल्कुल। हम ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे। हम ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे। हाँ, ये सब ये जुगाड़ आत्म करके। ये आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जो हर चीज सब स्टैंडर्ड बनाएगा। हाँ। तो हम्म। दोस्तों, इसमें काफी हंसी मजाक भी हुई, और हमारा सटायर, और इस सटायर में आप छुपे हुए जो हमारा जो दर्द है वो शायद समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ठीक है, आप आत्मनिर्भर भारत करो, आप कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट एक बैलेंस होना चाहिए कि ये नहीं कि आत्मनिर्भर भारत किया तो सब कुछ विदेश का आप बंद कर दो। आप क्रिटिकल बेसिस पे आप उन चीजों को आयात करने के लिए भी रखो, और कॉपी पेस्ट भी करो। कॉपी पेस्ट करना, आप उसको कॉपी पेस्ट ना कहिए, आप उसको इंस्पिरेशन कहिए। अगर कोई चीज पहले से बनी हुई है तो उसको री इन्वेंटिंग द व्हील करने का क्या मतलब है? तो चाइना इसी तरीके से कर रहा है, येन केन प्रकारेण। वो अपने आप को जो है वेस्ट की टेक्नोलॉजी के बिल्कुल आस-पास ला करके खड़ा कर दिया है उसने आप को, और उसका एक ये नेशनल रिज़ॉल्व है।
हमारे हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि सत्ता में बने रहना। 2000 रुपए, 2100 रुपए दे दो, वोट ले लो, हम सत्ता में बने रहें, बाकी देश जाए चूल्हा का भाड़ में। तो हम्म। इसी के साथ हम इस बातचीत को विराम देते हैं। और संदीप जी, आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले एपिसोड में आप हमें वादा कीजिए कि ये कौन सा अगला टॉपिक आप हमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगले एपिसोड में हम बाकी और जो डिफेंस प्रोडक्शन है, जैसे हमारे राइफल्स हैं और इन सब चीजें हैं, उन पे हम जरूर बात करेंगे। तो मिसाइल्स हैं। दोस्तों देखिए, हम लगातार डिफेंस के ऊपर सीरीज कर रहे हैं और हमारा जो ओवरऑल अप्रोच होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। देखिए, इसका मकसद ये नहीं है कि हम जो है अपने देश के फोर्सेज को डिमीन करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि एक क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो, लोग वास्तव में सोचे कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक आपके सामने सही सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे, तब तक आप सही सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो आप सही सवाल पूछ पाए, इसीलिए यही है हमारे द एक्सप्लेनर का मकसद। तो आज के लिए बस इतना ही।